नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई निरंतर कर रहे होंगे। दोस्तों, हम रीतिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देख रहे हैं। इससे संबंधित एक क्लास मैंने आप लोगों को दे दी है। उम्मीद करते हैं आपने ज़रूर देखी होगी और जिन साथियों ने नहीं देखी है उनसे भी विनम्र निवेदन है वो ज़रूर देखें। उसमें मैंने कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी बताए थे। जैसे रीतिकाल को आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने 3 भागों में बांटा है। रीति सिद्ध, रीतिबद्ध, रीति मुक्त। और उसके अंतर्गत कौन कौन से कवि आते हैं इससे संबंधित कुछ बातें भी हमने की थी। तो आप ज़रूर देखें भाग 1 रीतिकाल। और प्लेलिस्ट बनी है दोस्तों हिंदी साहित्य में, हिंदी साहित्य का इतिहास, आदिकाल, भक्तिकाल से संबंधित जितने भी वीडियो मैंने दिए हैं वो सभी प्लेलिस्ट में हैं। आप ज़रूर देखें दोस्तों। शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न है। आज मैं कुछ तथ्य नहीं रख पाई समय अभाव के कारण, इसके लिए क्षमा चाहती हूँ दोस्तों। टाइपिंग में काफ़ी समय लग जाता है, इसके लिए मैं फिर से माफ़ी मांगती हूँ। देखते हैं पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न है हमारा, निम्न में से केशव की रचना नहीं है। तो केशव दास की रचना कौन सी है। नीचे ऑप्शन दिए हैं, उसमें से देखना है कि हमें केशव दास की रचना कौन सी नहीं है। किस पे ध्यान देना है दोस्तों, हमें नहीं है। ऑप्शन है छंदमाला, भाषा भूषण, विज्ञान गीता और जहांगीर जस चंद्रिका। तो दोस्तों, कौन सी रचना केशव दास की नहीं है। तो कौन सी रचना केशव दास की नहीं है दोस्तों, यह है ऑप्शन बी। और केशव दास को रीतिकाल का प्रवर्तक भी माना जाता है। और किसने माना, डॉक्टर नगेंद्र जी ने इनको रीतिकाल का प्रवर्तक माना। ये भी हमें ध्यान देना है। और प्रवर्तक से संबंधित वीडियो भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, शॉर्ट वीडियो, आप जरूर देखें दोस्तों। तो भाषा भूषण जो रचना है वह केशव दास की नहीं है। और बाकी जो रचनाएं हैं, जहांगीर जस चंद्रिका, विज्ञान गीता, छंदमाला, ये केशव दास की रचनाएं हैं। तो जो ये भाषा भूषण है दोस्तों, यह किसकी रचना है, यह भी हमें जान लेना चाहिए कि यह किसकी रचना है। तो भाषा भूषण रचना जसवंत सिंह की है दोस्तों। किसकी है, यह जसवंत सिंह की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 है हमारा, निम्न में देव की रचना कौन सी नहीं है। यहाँ पे मिस्टेक है दोस्तों, ये की होगा, माफ़ी चाहती हूँ। देव की रचना नहीं है, तो कौन सी नहीं है, नहीं पे विशेष ध्यान देना है दोस्तों। हमें कौन सी रचना देव की नहीं है बताना है। नीचे ऑप्शन दिए हैं, भाव विलास, विष्णु विलास, भवानी विलास, रस विलास। तो कल मैंने एक ट्रिक भी बताई थी आपको कि जहाँ पे विलास विलास होता है वो देव की रचनाएं होती हैं। और जहाँ पे मंजरी मंजरी होता है वो कृष्ण काव्य के कवि नंद कवि की, नंददास जी की रचनाओं में ये कुछ ट्रिक है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि सभी में विलास लगा हुआ है पीछे से। लेकिन हमें सिर्फ विलास के भरोसे नहीं रहना है, हमें याद भी होना चाहिए कि कौन सी रचना है कौन सी नहीं है। तो विष्णु विलास जो है दोस्तों, यह रचना देव की नहीं है। एक ये विष्णु विलास रचना है, तो यह किसकी है, तो यह रचना है लाल कवि की। किसकी दोस्तों, हमारे रीतिकाल में एक और कवि हैं लाल कवि, उनके बारे में भी हम देखेंगे। यह उनकी रचना है विष्णु विलास, और उन्हें गोरे लाल भी कहा जाता है जो लाल कवि हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 है हमारा, ओरछा नरेश के दरबारी कवि हैं। तो ओरछा नरेश थे, उनके दरबारी कवि कौन थे, ओरछा नरेश जी के दरबारी कवि। तो ओरछा नरेश कौन थे पहले यही जान लेते हैं। ओरछा नरेश महाराज राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह थे दोस्तों। कौन थे, महाराज राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह। तो उनके क्या पूछा है, उनके दरबारी कवि के बारे में हमें पूछा है। तो देखते हैं ऑप्शन क्या है, केशवदास, भूषण, देव कवि या चिंतामणि। तो कौन है ओरछा नरेश इंद्रजीत सिंह के दरबारी कवि, यह थे हमारे केशवदास जी। ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, केशवदास जी। ओरछा नरेश जो राम सिंह थे उनके भाई इंद्रजीत सिंह हैं, उनके गुरु या राज्याश्रित कवि थे केशवदास जी। यह भी हमें ध्यान देना है दोस्तों। और केशव का जो उपनाम है दोस्तों वो वेदांती मिश्र है, जो केशव दास जी का नाम है। यह भी हमें ध्यान देना है कि इनका जो उपनाम है, उपनाम एक अलग नाम होता है, जैसे पेड नेम आजकल के बच्चों के रहते हैं, तो इनका उपनाम था वेदांती मिश्र। और जो केशव दास जी हैं दोस्तों, ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हैं। बहुत से कवि ऐसे हैं जो विभिन्न संप्रदायों में दीक्षित हैं रीतिकाल के, और ज़्यादातर कवि जो हैं वो निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हैं। तो मैं एक शॉर्ट वीडियो ज़रूर बनाऊंगी निम्बार्क संप्रदाय से संबंधित कवियों के बारे में।
तो एक तो केशवदास जी हैं, यह भी हमें ध्यान देना है कि केशवदास जी, बहुत बार पूछा गया है कि केशवदास जी किस संप्रदाय में दीक्षित हुए थे, तो ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हुए थे दोस्तों। द्वैताद्वैतवाद इसका सिद्धांत भी है, इसका मत है द्वैताद्वैतवाद निम्बार्क संप्रदाय का, यह भी हमें ध्यान देना है, जिसपे हम भक्ति काल पर बात कर चुके हैं। और केशवदास की बहुत सी रचनाएं हैं दोस्तों, जैसे रसिक प्रिया, कवि प्रिया, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका, रतन वावरी, वीर सिंह देवचरित, विभिन्न रचनाएं उनकी हैं। तो आगे भी बात करते रहेंगे हम। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या हमारा है 4। घनानंद की काव्य भाषा है, तो बताना है हमें कि घनानंद जो प्रसिद्ध रीति मुक्त कवि हैं घनानंद, उनकी काव्य भाषा क्या है। तो ऑप्शन देखते हैं, खड़ी बोली, अवधी, ब्रजभाषा, भोजपुरी होगा दोस्तों। ये थोड़ी सी मिस्टेक यहाँ पे है, इसमें यहाँ पे भोजपुरी है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, क्षमा चाहती हूँ उसके लिए दोस्तों। तो खड़ी बोली, अवधी, ब्रजभाषा, भोजपुरी, कौन सी है घनानंद की भाषा, तो उनकी है ब्रजभाषा। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, घनानंद की भाषा ब्रजभाषा है। और घनानंद जैसे मैं बता रही हूँ कि ये रीति मुक्त के प्रसिद्ध कवि हैं, रीति मुक्त कवि। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके बारे में एक पंक्ति कही कि ये साक्षात रस मूर्ति और ब्रजभाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में हैं। तो शुक्ल जी ने इनकी भाषा के बारे में भी बताया है, और इनको साक्षात रस मूर्ति भी किसने कहा है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो प्रसिद्ध आलोचक माने जाते हैं। और घनानंद की कुछ प्रमुख रचनाएं भी होती हैं दोस्तों, जो पूछी जाती हैं, जैसे सुजान सार, इश्क लता, बहुत महत्वपूर्ण है इश्क लता, विरह लीला, वियोग वेली, कोकसार, कृपाकंद, रस केलीवल्ली और यमुना यस, ये इनकी रचनाएं हैं घनानंद जी की। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 है इश्क नामा। अभी अभी हमने पढ़ा कि इश्क लता किसकी है, घनानंद की, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे पूछा गया है इश्क नामा, नाम है पीछे से, तो इश्क नामा रचना किसकी है। ऑप्शन देख लेते हैं, घनानंद, बोधा, भूषण, केशवदास। तो घनानंद तो है नहीं, क्योंकि हम अभी बात कर चुके हैं कि इश्क लता है घनानंद की। क्या है दोस्तों, इश्क लता है घनानंद की। तो इश्क नामा किसका नाम है, तो बोधा का, तो बोधा कवि की है इश्क नामा। इश्क नामा जो रचना है वह बोधा कवि की है, और इश्क लता है घनानंद जी की। यह भी हमें ध्यान देना है दोस्तों, कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है। इश्क नामा बोधा की, इश्क लता घनानंद की। और जो भूषण कवि हैं, इनकी छत्रसाल दशक और शिवा वावनी, शिवराज विजय, ये आपने पढ़ा होगा। वीर काव्य के वीर रस के प्रमुख कवि, रीतिकाल में वीर रस की रचनाएं इन्होंने लिखी। और जो केशवदास जी हैं, इनकी रसिक प्रिया, कवि प्रिया, ये हमने पढ़ी हैं, इनकी रचनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं, भाषा भूषण, अभी बात भी कर चुके हैं शायद हम इस रचना पर, फिर भी भाषा भूषण किसकी रचना है, या रचना किसकी है। मतीराम, रसलीन, जसवंत सिंह, भिखारी दास। तो प्रश्न संख्या 6 में है भाषा भूषण, तो हमें बताना है भाषा भूषण किसकी रचना है दोस्तों। ऑप्शन सी जसवंत सिंह की रचना है भाषा भूषण। ठीक है दोस्तों। और जसवंत सिंह दोस्तों मालवाड़ के प्रतापी राजा थे, जो उनके ये दरबारी कवि थे जसवंत सिंह। सॉरी दोस्तों, ये खुद ही नरेश थे, महाराज जसवंत सिंह इनका नाम है। ये मालवाड़ के प्रतापी राजा थे दोस्तों, नरेश थे ये खुद ही राजा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 7 है, कौन सा ग्रंथ चिंतामणि का नहीं है। फिर से नहीं पूछा गया है दोस्तों, और आजकल का जो पैटर्न चल रहा है एग्जामों का, उसमें नहीं ज़्यादा पूछा जाता है की तुलना में। और कभी कभी हम इतने प्रेशर में रहते हैं एग्जाम टाइम में या एग्जाम हॉल में, कि हम नहीं पे ध्यान नहीं देते हैं और हमारा प्रश्न गलत हो जाता है। तो इस पे भी हमें विशेष ध्यान देना है, कम से कम 2 या 3 बार हमें प्रश्न जरूर पढ़ना चाहिए परीक्षा हॉल में। तो दोस्तों कौन सा ग्रंथ चिंतामणि, जो त्रिपाठी जी हैं, चिंतामणि त्रिपाठी, और चिंतामणि त्रिपाठी के 3 और भाई हैं जो रीतिकाल के, उनसे संबंधित वीडियो भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, आप ज़रूर देखें दोस्तों। इनके और अन्य कौन से 3 भाई हैं, क्योंकि पूछा जाता है त्रिपाठी बंधु में कौन कौन शामिल हैं, कौन कौन शामिल नहीं हैं, इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो चिंतामणि की रचना नहीं है, पहले कौन सी है देख लेते हैं। कवि प्रिया, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, कवि कुल, कल्पतरु। तो कौन सी है और कौन सी नहीं है,
तो कवि प्रिया नहीं है दोस्तों, क्योंकि कवि प्रिया किसकी रचना है? यह है केशवदास जी की। कवि प्रिया, रस प्रिया, जहांगीर, जस चंद्रिका, विज्ञान गीता, ये हम देख चुके हैं। काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, कवि कुल कल्पतरु, ये चिंतामणि की रचनाएं हैं। जो कवि कुल कल्पतरु है ये दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सर्वांग निरूपण ग्रंथ है। ठीक है दोस्तों, यह भी ध्यान देना है हमें। और कवि कुल कल्पतरु ही अधिकतर पूछा जाता है। चिंतामणि की रचना कौन सी है? कवि कुल कल्पतरु। ये भी हमें ध्यान देना है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 8 है, रीतिकालीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति है। तो क्या पूछा गया है दोस्तों? प्रवृत्ति पूछी गई है, इसमें रो नीचे से होगा। रीतिकालीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति क्या रही है? तो क्या रही है दोस्तों? भक्ति, नीति, राज प्रशस्ति और श्रृंगारिकता। तो क्या रही है दोस्तों रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्ति? यह रही है श्रृंगारिकता। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नीति, भक्ति, प्रशस्ति में भी लिखा गया है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इसमें नहीं लिखा गया है, लेकिन इसकी प्रधानता नहीं रही है। प्रमुख रूप से बोल रहा है, मुख्य रूप से किसकी प्रवृत्ति रही है? तो वह रही है श्रृंगारिकता की। श्रृंगारिक रचनाएं अधिक लिखी गई हैं रीतिकाल में। और जो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं, इसीलिए इन्होंने इस काल का नाम श्रृंगार काल रखा है दोस्तों। पूछा भी जाता है कि श्रृंगार काल रीतिकाल का नाम या उत्तर मध्य काल जो है उसका नाम श्रृंगार काल किसने रखा है? तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने रखा है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 9 है, प्रबोधपचासा रचना है। यह रचना किसकी है? प्रबोधपचासा। तो ऑप्शन देखते हैं, देव, रसखान, भूषण, पद्माकर। तो किसकी है दोस्तों प्रबोधपचासा रचना? यह है पद्माकर जी की। इसमें भी पौ है, इसमें भी पौ है, ऐसे भी हम रिलेट कर सकते हैं। तो प्रबोधपचासा रचना है हमारे पद्माकर जी की। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और इनका जो ये प्रबोधपचासा है दोस्तों, यह भक्ति निरूपण ग्रंथ है। ठीक है दोस्तों, यह भी ध्यान देना है कि ये कैसा ग्रंथ है। यह भक्ति निरूपण ग्रंथ है प्रबोधपचासा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 10 है, सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। ये पूरा दोहा है। तो किसके दोहों के लिए यह कहा गया है, यह पूछा गया है। तो सतसैया से ही हम अंदाज़ा लगा सकते हैं किसके लिए कहा गया है, क्योंकि सतसई एक ही मिलती है जो बहुत ही प्रसिद्ध है, वह है बिहारी दास जी की। तो हमारा आंसर तो मिल ही जाता है कि बिहारी दास के लिए है यह पंक्ति। और बिहारी दास की पंक्तियाँ इतनी अच्छी हैं दोस्तों कि हम पढ़ेंगे तो हमारा मन वैसे ही खुश हो जाता है इनकी पंक्तियाँ पढ़ कर। और इनकी कुल दोहें 719 बताए जाते हैं दोस्तों, और कहीं कहीं पर 713 भी देखने को मिलती हैं कुछ किताबों में। और सतसई में जो 719 दोहें सतसई नामक ग्रंथ में संकलित हैं इनके। और इनकी भाषा दोस्तों परिनिष्ठित साहित्यिक ब्रज भाषा इनकी पूछी जाती है। एक मिनट, क्या हो गया? एक मिनट दोस्तों, थोड़ा स्किप करना पड़ेगा क्लास। हाँ अभी ठीक है। कि इनकी भाषा क्या बोली जाती है दोस्तों? इनकी भाषा जो है परिनिष्ठित साहित्यिक ब्रज भाषा है। बिहारी जी के बारे में हम बातें कर रहे हैं। प्रश्न 10 हो गए थे हमारे। तो देखते हैं आगे, प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 है, रीतिकाल में वीर रस किसके लिए पूछा गया है दोस्तों? वीर रस में कविता करने वाले कवि हैं। तो बात भी कर चुके हैं हम कई बार इसमें, अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने कहा था, अगर आपने ध्यान दिया हो तो। ऑप्शन देखते हैं, केशव, देव, बिहारी, भूषण। तो हमारा आंसर हो जाएगा महाकवि भूषण जी। भूषण जी ने ही रीतिकाल में वीर रचनाएं लिखी हैं, वीर रस प्रधान रचनाएं लिखी हैं। और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक। और ऐसा भी पूछा जाता है रीतिकाल के एकमात्र कवि कौन है जिन्होंने वीर रस में रचनाएं की हैं? तो भूषण जी एकमात्र कवि हैं वीर रस में लिखने वाले। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 12 है, रीति मुक्त कवि नहीं है। तो कौन से नहीं है दोस्तों रीति मुक्त कवि? बोधा, बिहारी, घनानंद, आलम। तो कौन नहीं है? बिहारी जी रीति मुक्त कवि नहीं है, क्योंकि ये रीति सिद्ध कवि में आते हैं। रीति सिद्ध कवि हैं बिहारी लाल जी।
तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 13 है, घनानंद की रचना नहीं है। यहाँ पर भी नहीं है दोस्तों ये मैंने खुद नहीं बनाए हैं ये प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। टीजीटी, पीजीटी, एनवीएस, केवीएस, एलटी प्रवक्ता, ये विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से मैंने लिए हैं। तो आप देख ही रहे हैं कि सभी परीक्षाओं में ज़्यादातर नहीं है ऐसा पूछा गया है से नहीं है, मतलब नहीं है से है, तो ये पूछा गया है। ऑप्शन देखते हैं, विरह लीला, सुजान सार, साहित्य सार और कोकसार। तो घनानंद की रचनाएं पूछी गई हैं, तो कौन सी नहीं है दोस्तों? जो साहित्य सार है ये घनानंद की रचना नहीं है। बाकी रचनाएं इनकी हैं विरह लीला, सुजान सार, कोकसार, ये घनानंद की रचनाएं हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, और जो ये विरह लीला है दोस्तों, ये विरह लीला नहीं है, घनानंद की नहीं है। नहीं, साहित्य सार घनानंद की नहीं है। साहित्य सार रचना किसकी है दोस्तों? साहित्य सार का उतना आइडिया नहीं आ रहा है अभी कि ये रचना किसकी है। आगे जब मुझे याद आएगा तो मैं ज़रूर बताने की कोशिश करूँगी साहित्य सार रचना। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 14 है, बरवै नायिका भेद। क्या पूछा गया है दोस्तों? बरवै नायिका भेद रचना किसकी है? तो किसकी है दोस्तों? यह तो आप जानते ही होंगे, कई बार हमने भक्ति काल में भी पढ़ा इनको। रहीम, केशव, कृपाराम या तुलसीदास। तो किसकी है दोस्तों? यह है रहीम जी की, और इन्हीं के अनुकरण पर तुलसीदास जी ने लिखा था बरवै रामायण। ठीक है दोस्तों, यह भी ध्यान देना है हमें। बरवै नायिका भेद रहीमदास जी की है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 15 है, सेनापति की रचना कौन सी है? सेनापति की रचना बतानी है हमें। रसराज, कवित्त रत्नाकर, भाव विलास, राम रसायन। तो कौन सी है दोस्तों? सेनापति की रचना है इसमें से ऑप्शन बी, कवित्त रत्नाकर, यह सेनापति की रचना है। और कवित्त रत्नाकर क्या है दोस्तों? यह 5 तरंग अर्थात 5 अध्याय में लिखा गया है। इनके प्रमुख वैसे 2 ही रचनाएं उपलब्ध होती हैं जिनके बारे में पूछा जाता है। पहला कवित्त रत्नाकर और दूसरा काव्य कल्पद्रुम, जो सेनापति की रचनाएं हैं। और शुक्ल जी ने भी इनके लिए एक बहुत अच्छी पंक्ति बोली थी दोस्तों, कि ये बड़े ही सहृदय कवि थे और ऋतु वर्णन में तो इनके जैसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया, जो ऋतु वर्णन है। और ऐसा भी पूछा जाता है कि जो रीति काल है उसमें ऋतु वर्णन करने वाले एकमात्र कवि कौन है? तो सेनापति जी हमारे एकमात्र कवि हैं। और ये ब्रजभाषा के कवि हैं दोस्तों, और इनका जो सर्वाधिक प्रिय अलंकार है वह श्लेष अलंकार है दोस्तों। सेनापति जी का प्रिय अलंकार श्लेष अलंकार, ऐसा भी पूछा जाता है दोस्तों प्रिय अलंकार के बारे में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 16 है, काव्य रसायन। काव्य रसायन किसकी रचना है? तो काव्य रसायन किसकी रचना है? ऑप्शन देखते हैं, बिहारी, मतीराम, केशवदास या देवकवि। तो काव्य रसायन है हमारे देवकवि का। ठीक है दोस्तों, मैंने बताया था कि इनका जन्म इटावा में हुआ था, और ये प्रसिद्ध रीतिबद्ध कवि हैं, और ये हित हरिवंश के अनन्य संप्रदाय में दीक्षित हुए थे दोस्तों। यह भी ध्यान देना है, मैंने बोला कि रीतिकाल के बहुत से कवि हैं जो विभिन्न संप्रदायों में दीक्षित हुए थे। तो जो हमारे देव कवि हैं वो हित हरिवंश में दीक्षित हुए थे, और केशवदास जी निम्बार्क संप्रदाय में। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात किया कि केशवदास जी किस में दीक्षित हुए थे, कौन से संप्रदाय में दीक्षित हुए थे, तो वो निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हुए थे। और जो देव कवि हैं वो हित हरिवंश संप्रदाय में दीक्षित हुए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 17 है, काव्य निर्णय के रचनाकार हैं। तो काव्य निर्णय रचना किसकी है, यह पूछा गया है। ऑप्शन है चिंतामणि, जसवंत, भिखारीदास, केशवदास। तो किसकी है दोस्तों काव्य निर्णय रचना? यह है ऑप्शन सी, भिखारीदास जी की है काव्य निर्णय रचना। और इनकी कुछ और रचनाएं होती हैं दोस्तों जो पूछी जाती हैं, जैसे रस सारांश, काव्य निर्णय तो हम देख ही रहे हैं, श्रृंगार निर्णय, छंदावर्ण पिंगल, अमरकोश, शब्दनाम प्रकाश, विष्णु पुराण भाषा और शतरंज शतिका। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 18 है, निम्न में भूषण की रचना नहीं है। फिर से नहीं है भूषण जी की रचना। तो देखते हैं, रतन बावनी, छत्रसाल दशक, शिवराज भूषण, शिवा बावनी। तो कौन सी नहीं है दोस्तों? रतन बावनी। ऑप्शन ए जो है
रतन बावनी भूषण की रचना नहीं है। और जो छत्रसाल दशक है शिवा बावनी है और शिवराज भूषण है, यह भूषण की रचना है दोस्तों, और ये भूषण की महत्वपूर्ण रचना है। और जो रतन बावनी है दोस्तों, यह केशव दास की रचना है, यह भी हमें याद रखना है। शिवा बावनी भूषण की, रतन बावनी केशव दास जी की। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 19 है दोस्तों। ये है, निम्न में ऋतु वर्णन का श्रेष्ठ कवि, देखो दोस्तों मैंने बोला था ना ऋतु वर्णन के बारे में पूछा जाता है। निम्न में ऋतु वर्णन करने वाले श्रेष्ठ कवि कौन हैं? तो रीतिकालीन कवि जो ऋतु वर्णन करने में श्रेष्ठ हैं, ऐसा पूछा गया है। घनानंद, केशव, पद्माकर, सेनापति। तो कौन से हैं दोस्तों ऋतु वर्णन करने वाले कवि? ये हैं हमारे ऑप्शन डी, सेनापति जी ऋतु वर्णन करने में श्रेष्ठ कवि हैं। अर्थात अभी शुक्ल जी ने कहा था ना कि ये ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि हैं और इनके जैसा ऋतु वर्णन किसी और कवि ने नहीं किया है, ऐसा शुक्ल जी ने इनके बारे में कहा था। और सेनापति का जन्म दोस्तों 1889 ईस्वी के आसपास माना जाता है और इनके गुरु का नाम हीरामणि दीक्षित भी है, यह भी ध्यान देना है। और इनकी 2 प्रसिद्ध रचनाएं दोस्तों जो मैं अभी बोल चुकी हूँ कि 2 रचनाओं के बारे में इनका पूछा जाता है, एक तो कविकुल कल्पतरु और एक कवित्त रत्नाकर, काव्य कल्पतरुम है दोस्तों, माफ़ करना, कवि कुल कल्पतरु तो चिंतामणि जी की है, और काव्य कल्पतरुम और कवित्त रत्नाकर सेनापति के 2 प्रमुख रचनाएं हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 20 है, बिहारी की कविता को शक्कर की रोटी किसने कहा? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, मुझे बहुत अच्छा लगा ये प्रश्न जब मैंने पढ़ा ये। बिहारी की रचना को शक्कर की रोटी किसने कहा? DSSB जो PGT का एग्जाम हुआ था दिल्ली में प्रवक्ता का, उसमें पूछा गया ये प्रश्न 2018 में। शक्कर की रोटी किसने कहा बिहारी की कविताओं को? तो ऑप्शन देखते हैं, महेंद्र कुमार, नगेंद्र, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या पदम सिंह शर्मा। तो ये कहा है दोस्तों पदम सिंह शर्मा जी ने। शक्कर की रोटी, इतनी मीठी है उनकी दोहे, उनकी जो कविता है वो इतने मीठे हैं कि वो शक्कर की रोटी से प्रतीत होते हैं, ऐसा कहा है पदम सिंह शर्मा जी ने। और जो डॉक्टर नगेंद्र हैं, सुख सागर तरंग को नायिका भेद का विश्व कोश माना है उन्होंने। सुख सागर तरंग जो रचना है उसे उन्होंने नायिका भेद का विश्व कोश माना है डॉक्टर नगेंद्र जी ने दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21, रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा? श्रृंगार ऐसा होना चाहिए था दोस्तों। रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा? और इस पर भी हमने इसी वीडियो में बात की, उम्मीद करते हैं कि आप रिकॉल कर पा रहे होंगे। तो ऑप्शन देख लेते हैं, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा या विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो हमारा ऑप्शन यही है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने इसको श्रृंगार काल कहा। और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ही ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने रीतिकाल को 3 भागों में बांटा, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त, यह भी हमें ध्यान देना है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 22, प्रबंध काव्य को वनस्थली और मुक्तक को गुलदस्ता किसने कहा? दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, आपने कई बार पढ़ा भी होगा कि प्रबंध काव्य को वनस्थली और मुक्तक काव्य को गुलदस्ता किसने कहा? ऑप्शन देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नगेंद्र, नंद दुलारे वाजपेयी या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यह कहा है हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। यह मुख्य रूप से उन्होंने बिहारी जी के संदर्भ में कहा है दोस्तों, क्योंकि बिहारी जी के दोहे इतने अच्छे हैं कि उन्होंने उसको गुलदस्ते का नाम दिया है। देखो दोस्तों, प्रबंध काव्य को वनस्थली कहा है, मतलब एक ऐसा वन जहाँ बहुत सारे फूल खिले हुए हैं, लेकिन एक गुलदस्ता ऐसा होता है जो चुना हुआ होता है, जिसमें हम चुन चुन के उस वन से पूरे वन में घूमेंगे हम, तो उसमें चुन चुन के हम क्या रखेंगे, फूल रखेंगे और एक गुलदस्ता, प्यारा सा गुलदस्ता बनाएंगे। तो उसी को हम सब जगह ले जा सकते हैं, पूरे वन को तो हम ले जा नहीं सकते हैं ना अपने साथ, तो इसीलिए इतनी अच्छी बात कही है। और आप जानते ही हैं कि विद्वानों की बातें इतनी अच्छी होती है कि उसके अंदर कई बातें, कई तत्व घुले रहते हैं उसके अंदर, और हम उसको किस तरह से अपना
बनाते हैं, किस तरह से समझते हैं, ये हम पे डिपेंड होता है दोस्तों। तो मैंने इसको ऐसे ही समझा। उम्मीद करते हैं आपको भी समझ में आया होगा। और हमारे प्रश्न आज यहीं पे समाप्त होते हैं दोस्तों। उम्मीद करते हैं जो मैं प्रश्न ला रही हूँ वो आपको महत्वपूर्ण लगेंगे और आपकी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण साबित होंगे दोस्तों। इसी प्रकार बने रहिए मेरे चैनल हिंदी IQ के साथ। और जो भी मिस्टेक मेरे से छोटी छोटी हो जाती हैं उसके लिए मैं फिर से माफ़ी चाहती हूँ। और अंत तक आप बने रहें मेरे वीडियो के साथ। और अंत तक आप अगर मेरी क्लास देख रहे हैं तो उसके लिए मैं दिल से आभार प्रकट करती हूँ आप लोगों का। इसी तरह बने रहें हिंदी IQ के साथ। तो समाप्त करते हैं अपनी क्लास यहीं पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। बाय बाय।